नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध का भारत पर होने वाले प्रभाव पर। दरअसल हम सब भले ये सोच रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान तो यहाँ से हज़ारों मील दूर हैं, तो उसका हम पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लिहाजा दूर कहीं भी कुछ भी हो उसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वैसे भारत पर भी जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या क्या असर पड़ेगा ये जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे मशहूर अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल जी से, जिनसे अक्सर हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहते हैं। कुंभ में, महाकुंभ जब लगा था तो उससे किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वो प्रेडिक्शन उन्होंने ही किया था, और वो अब जाके हम देख रहे हैं जब रिजल्ट आया है तो बिल्कुल सच साबित हुआ है। तो ऐसे ही प्रख्यात अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल जी हमारे साथ हैं। और सर, आपका स्वागत है स्वच्छ भारत में। हम पहले भी मिले थे महाकुंभ के दौरान, फिर शेयर बाज़ार एकदम से जब गिर गया था तब भी मिले थे कि किस ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा बाजार पर पड़ा था। अब एक बार हम मिल रहे हैं इजराइल और ईरान के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या क्या असर पड़ेगा और किस तरह असर पड़ सकता है? ईरान इजराइल की बात करने से पहले चूंकि आपने महाकुंभ का चर्चा छेड़ी है, तो उसमें एक इनपुट मैं दे दूं। मतलब ये जो अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था में हो रही कि हम पहुँचे हैं, उसके पहले हम पाँचवीं अर्थव्यवस्था थे। तो पाँचवीं अर्थव्यवस्था पहुँचना भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मामूली चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट एफर्ट्स हम उस पाँचवीं इकोनॉमी में पहुँचे हैं। लेकिन पाँचवीं से जो चौथी के बीच हम पहुँचे हैं, मतलब हमने जापान को जब क्रॉस किया है, $0.6 बिलियन का ही गैप है हमारे और जापान के बीच में। अगर ये 0.6 हम उसको नहीं क्रॉस करते तो हम पाँचवें में ही रहते, जापान चौथे में ही रहता। कुंभ के कारण जो सरकार ने बताया है या जो बहुत से डेटा आ रहे हैं, उसमें करीब 40 से 46 बिलियन डॉलर का बताया जा रहा ट्रेड हो रहा है। तो अगर वो कुंभ नहीं होता तो हम पाँचवीं में ही रहते, यानी पाँचवीं से चौथी की यात्रा को कुंभ ने संभव बनाया है। तो आपने जो बोला है, मैं वो ये पहलू जो है पब्लिक में नहीं आया, बट चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का श्रेय कुंभ को जाता है। रही बात ईरान और इजराइल की बात, अभी जो आपने बोली, जो अभी युद्ध हमें दिख रहा है, एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता हो गया है। जिस तरह से दोनों के तेवर हैं, लगता नहीं कि जल्दी ये भी मानेंगे या फिर रुक जाएगा। दोनों मतलब अपने आप में एक जिद्दी राष्ट्र हैं। हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, अभी आप देख रहे होंगे कि राष्ट्र के स्तर पर भी एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ईरान से जो है हमारे संबंध दुश्मनी वाले संबंध नहीं हैं। हम चाबहार में जो है पोर्ट बना रहे हैं, तो ईरान से संबंध अच्छे तो ही बना रहे हैं। अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था ईरान के ऊपर, उसके बावजूद भी हमने बोला था कि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते जो ईरान से अच्छे हैं, तो हम ईरान से ट्रेड कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे कि हमारे और ईरान के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि ये बस 200, 300, 400 साल के हैं, हज़ारों साल के पुराने रिश्ते हैं। जब वो पर्सिया कहलाता था, फारस कहलाता था, और हमारा ट्रेड रूट ईरान के साथ पहले से था। कुछ हिस्से अखंड भारत में भी ईरान के पड़ते थे। तो इतना कल्चरली कनेक्टेड हमारा देश जो है ईरान के साथ है। तो राष्ट्र की, मतलब हमारी सरकार के साथ साथ पब्लिक भी आप देख रहे होंगे दो ध्रुव में बटी हुई है, वो भी असमंजस है। एक धड़ा जो है ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि वो 1000, 2000, 5000 साल से सभ्यता के शुरुआत से ही जो है एक मेसोपोटामिया सभ्यता के सब एक बिखरे हुए हिस्से ही थे, और हम सिंधु घाटी सभ्यता के बिखरे हुए हिस्से थे। तो कनेक्ट बना हुआ है। तो आधे लोग जो है उनको लग रहा नहीं ईरान जीत रहा है, और आधे लोग बोल रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है। तो इमोशनल लेवल पे भी जो पब्लिक है ना, पब्लिक भी जो है वो जुड़ी हुई है ईरान से और इस युद्ध से। तो उसके अंदर भी एक भाव है। तो इमोशनल लेवल पे तो ये जनता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक लेवल पे जो प्रभाव पड़ना है, आप देखिए, जब हम हज़ारों साल से ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका के सैंक्शन लगने के बाद भी अगर हम व्यापार कर रहे हैं, तो एक तो मोटा मोटी एकदम साफ साफ दिखता है कि व्यापार प्रभावित होगा। अब व्यापार किस चीज़ का प्रभावित होगा, तो अभी आप देखेंगे रिसेंट में डेटा में सबसे अधिक हमने राइस का एक्सपोर्ट किया है ईरान को। और वहाँ के जो डेटा बताते हैं कि उसका जो मेजर जो वहाँ से जो ट्रेड पार्टनर की जो लिस्ट है, उसमें इंडिया का पोजीशन टॉप 5 है। अगर टॉप 5 में है, मतलब हम एक सब्सटेंशियल पार्ट का व्यापार उनके साथ हम करते हैं। हम वहाँ से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से राइस का एक्सपोर्ट करते हैं। राइस के साथ जो है हम शुगर का भी करते हैं, ग्लासवेयर का भी व्यापार उनके साथ है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे और उनके बीच लेन देन है, मोटा मोटी आप ऐसा समझिए कि हम राइस बेचते हैं तो हमारा राइस बिकना
रुक जाएगा या कम हो जाएगा, वहाँ डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा तो आप कैसे बेचेंगे ईरान को। तो हमारे यहाँ से राइस का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, वहाँ से हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट प्रभावित होगा। तो हमारे यहाँ जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जैसे ही इंपोर्ट प्रभावित होता है तो दो चीज़ होती है, एक तो महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि हमारा डॉलर में पेमेंट, अभी हमें तेल महंगा मिलने लगेगा, अन्य सोर्सेस से मुझे उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े जितनी चीज़ें इंडिया में हैं, इवन सड़क भी आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ गया हुआ, सड़क बनने का जो काम है, और ट्रांसपोर्ट में भी वो लगता है। बहुत सी चीज़ें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बनाते हैं, ग्लास से लेके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो सारी चीज़ें जो है महंगी होंगी। धीरे 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 जैसे जैसे प्रभावित होगा वैसे वैसे वो चीज़ें महंगी होंगी। थोड़े समय के लिए राइस का एक्सपोर्ट जब बैन होगा तो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति आएगी। उसकी खपत जब तक हम नहीं कर लेते, अल्टरनेट रूट ऑफ सेल्स जब तक हम नहीं विकसित करते, तो चावल के मूल्य हो सकता है उस थोड़े पीरियड के लिए गिर जाए। तो ये जो ईरान और भारत को लेकर ये द्विपक्षीय संबंध जो है, ये छोटे लेवल पे आप देखेंगे किसानों को भी प्रभावित कर रहे हैं और बड़े लेवल पे इंडस्ट्री को भी प्रभावित कर रहे हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये तो होगा। ये तो द्विपक्षीय स्तर की बात हो गई, मतलब सीधे सीधे ईरान और भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, या इसमें तीन पक्ष है, भारत का ईरान, भारत का इजराइल और ग्लोबल ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीन पक्ष है इसमें। तो ये राइस एक्सपोर्ट होगा ईरान से बंद हो जाएगा, बाकी जगहों तो चलता रहेगा, वो तो चल ही रहा है ना। लेकिन तेल का जो है, हाँ, तेल जो आना, जो क्रूड ऑयल जो आना कम हो जाएगा, या फिर जो रास्ता है होर्मुज जलडमरू मध्य, अगर उस पर असर पड़ा तो बाकी देशों से जो भी आ रहा है, तो वही मैं बोला, तीन पक्ष है। हाँ। इंडिया का ईरान से व्यापार, इंडिया का इजराइल से व्यापार, इंडिया का बाकी देशों से व्यापार, तीन पक्ष है। तो अभी हमने इंडिया और ईरान की बात की। इंडिया इजराइल भी बड़े पैमाने पर पार्टनरशिप में है, डिफेंस के, टेक्नोलॉजी के, और तीसरा एग्रीकल्चर में। ये अगर हमारा जो कोर पार्टनर है जो हर समय हमारे साथ संकट में खड़ा रहता है, अगर वो खुद ही इंगेज हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप प्रभावित होगी। जितना असिस्टेंस या जितना सपोर्ट हमें एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में या डिफेंस में इजराइल से मिल रहा था, उसमें कमी आएगी। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं इंडिया में, जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी से लेके है या एग्रीकल्चर से लेके, जिसमें इजराइल से आया हुआ इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो ये सेक्टर भी इंडिया में प्रभावित होगा। यानी भारत का रक्षा वाला जो पक्ष है वो कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि इजराइल जब खुद लड़ रहा तो आपके लिए न तो उस चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसमें सपोर्ट कर सकता है, ना आप जब युद्ध लड़ रहे हो तो अपनी कुछ चीज़ों को आपके पास भेज सकता है। तो भारत का रक्षा भी इससे कंप्रोमाइज होगा। तो ये इंडिया इजराइल हो गया। दूसरा जो आपने होर्मुज का बोला, देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन एक बड़ी चीज़ होती है, और ग्लोबल सप्लाई चेन में ऐसा नहीं होता, ये मेटा इकोनॉमिक्स इफेक्ट बोलते हैं कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उन दोनों में तो हो ही रहा है प्रभाव, आसपास के देशों में भी प्रभावित हो रहा है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा, और जैसे ही ये दर्रा बंद होगा या रास्ता बंद होगा तो आप देख लीजिएगा कि इंडिया या अन्य देशों में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सारी चीज़ें प्रभावित होगी, और ग्लोबल लेवल पे जो है या डिमांड एंड सप्लाई का असंतुलन बढ़ेगा। जब असंतुलन बढ़ेगा तो प्राइस किस तरफ भागेगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब, दो चीज़ होती है। जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीज़ें होती हैं, अगर वो नहीं आपने समय से निकाला तो उसका प्राइस गिरता है, और जिन चीज़ों का आप इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो समय से नहीं आए तो उन चीज़ों का दाम बढ़ता है। तो ये इसका जो डायनामिक्स किधर जाएगा ये समय डिसाइड करेगा, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण ग्लोबल ट्रेड जो है वो प्रभावित होगा, और भारत भी प्रभावित होगा इससे। ये मतलब ये आयात में असर पड़ेगा, तो उसी वजह से हमारे दैनिक जनजीवन पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। आयात पे असर पड़ने का, आयात हम तभी करते हैं ना जब हमारे पास उस चीज़ की सप्लाई नहीं होती है, तो और सप्लाई में कमी आ जाएगी तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। अभी एग्रीकल्चर में आपको इजराइल से टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी अगर, तो आप एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का प्रभावित होगा। राइस का प्रोडक्शन जो है, अगर खरीदार हमारा भाग रहा है, दूसरे खरीदार नहीं मिलेंगे तो राइस किसानों का उसका नुकसान होगा। तो और तेल अगर महंगा हो गया तो तेल से जुड़ी सारी हर चीज़ें प्रभावित होंगी। डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी गाड़ी का बिल बढ़ जाएगा, रोज़ जो कार से चलते हैं उनका पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, तो आम आदमी तो प्रभावित, बाइक मोटरसाइकिल वाला प्रभावित हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट तो है ही है ना, इसलिए सरकार का जोर ज़्यादा है कि हम ईवी पे शिफ्ट हों। तो बाजार पे भी असर पड़ेगा? बाजार पे तो निश्चित असर पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं बाजार तो
वो छुई मुई एक पौधा होता है ना, ऐसे छुआ तो उसके ऊपर असर आता है। तो कहीं भी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इससे ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल इकोनॉमी में असर पड़ता है, तो बाजार रिएक्ट करता है। बाजार दो चीज़ों से चलता है, फंडामेंटल और सेंसिटिव। बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा बाजार सुधरा था, ऊपर बड़ी आ रहा था, मुश्किल से लेकिन अब अभी जो वो टैरिफ वार के बाद अभी हम उबर रहे थे, तब तक ये लड़ाई हो गई। अब देखिए इसके बाद जो है वो पेस कम हो गया है, बहुत कम परसेंटेज में, कभी घट रहा कभी बढ़ रहा, लेकिन अभी बाजार जो सतर्कता मोड में है। बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके ऐसा नहीं हुआ कि 1000 पॉइंट से गिर गया, 2000 पॉइंट से गिर गया, 3000 पॉइंट से गिर गया, ऐसा नहीं है जो टैरिफ वार के टाइम पे हुआ था। सतर्कता मोड में अभी आकलन कर रहा है कि क्या होगा, इसका प्लस माइनस क्या होगा, बट बाजार पे असर इसका आपको पढ़ने को, मतलब देखने को मिलेगा। एक हवाई रूट की भी बात आ रही है कि वो भी, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो तो पढ़ना ही पड़ना है, वो पूरा युद्धग्रस्त क्षेत्र हो गया है ईरान और दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूर बैठे हैं तो हवाई जहाज़ से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मिसाइल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ईरान के आसपास जो बहुत सारे बहरीन हैं, कतर है, ओमान है, ऐसे बहुत सी जगहों पे ना अमेरिका के अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं। तो ये ऐसा भी लग रहा है अमेरिका ने संकेत दिया कि मैं युद्ध में कूद सकता हूँ। तो ऐसा नहीं खाली ईरान ही इंगेज होगा, ये सारी जो भूमि है जहाँ पे अमेरिका के फौजी अड्डे हैं ये भी इंगेज हो जाएंगे। तो पूरा एरोस्पेस जो है ना वो डिसरप्ट होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि वो बीच रास्ते से बहुत से फ्लाइट लौट आ रहे हैं। तो पूरी हवाई यात्रा जो है डिस्टर्ब होने वाली है, फ्लाइट्स महंगे होने वाले हैं, फ्लाइट्स में ऑयल का कंजम्पशन चेंज होने वाला है। तो एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। सिर्फ यही रूट नहीं है, समुद्री रूट भी जो लंबा होने वाला, हवाई रूट भी लंबा होने वाला है, तो आपके आयात का भाड़ा भी बढ़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो स्टूडेंट्स इतने सारे फंसे हुए हैं ईरान में, वो आपके इजराइल में तो हमने 10,000 लेबर उत्तर प्रदेश से भेजा था, वो वहाँ फंसे हुए हैं। तो सब ये सारी चीज़ें सबको बुलाना पड़ेगा। अभी तो छात्रों को लेके आ रहे हैं ईरान से, लेकिन युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होता है। बच्चों की पढ़ाई पे भी असर हो जाएगा जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, हाँ असर तो होगा ही, और रोजगार पे भी असर होगा। अभी उतने लोग तो वहाँ रोजगार पाए थे, वो उन लोगों का यहाँ रोजगार तो अब उनको या तो दिया या उनको बेरोजगार मानिए, तो वो तो रोजगार पे असर पड़ेगा। और व्यापार जब प्रभावित होगा तो भी रोजगार पे असर पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा तो भी रोजगार पे असर पड़ता है, लोगों की कैश फ्लो वो हो जाते हैं। अब लोग पैसे बचा कर रखेंगे, निवेश करना कम करेंगे, निवेश पे असर पड़ेगा। अब कौन दक्षिण एशिया में निवेश करना चाहेगा? पूरा दक्षिण एशिया आप देखिए कि तनावग्रस्त है, तो कौन निवेश करना चाहेगा? उधर यूरोप में रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, इधर ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के भी आपने देखा ही है। तो पूरे एशिया को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। एक तरह का यूक्रेन आप बॉर्डर पे है ना एशिया के, पूरा एशिया ही डिस्टर्ब होकर रखा हुआ। अगर आसियान वाला हिसाब छोड़ दें, वहाँ भी आप देखेंगे म्यांमार में लफड़ा चल रहा है, तो इधर का हिस्सा तो पूरा डिस्टर्ब चला। तो इन्वेस्टमेंट तो प्रभावित होता है ना इससे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पीस चाहिए, और पीस यहाँ नहीं है, तो इसका फ़ायदा यूरोप और अमेरिका उठाएंगे। बिल्कुल। और लेकिन ईरान और इजराइल, मतलब जो आपको क्या दिख रहा है कि कितना दिन चल सकता है? ये तो लंबे समय के बाद ये प्रभावित होगा कि तुरंत कुछ ऐसा असर पड़ेगा? नहीं, लंबा चलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो दोनों देश के नेताओं का जो एटीट्यूड है ना वो फाइनल वॉर की तरह है। नहीं, ये जो असर जो है, हाँ, ये कब दिखना शुरू होगा? अभी तो ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं, असर तब दिखना शुरू होगा जब अमेरिका इसमें आ जाएगा। अदरवाइज तो द्विपक्षीय वार है एक तरीके से। रसिया यूक्रेन जब हुआ था तो 1-2 महीने तक हुआ था, फिर व्यवस्थाएं अपने आप डेवलप हो जाती हैं। चलो ये लड़ रहे हैं तो रास्ते अपने आप, नदी है, व्यापार एक नदी की तरह अपना रास्ता निकाल के व्यापार लोग करने लगते हैं, वो लोग अल्टरनेट वेज ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब अमेरिका इसमें शामिल होगा तब परिदृश्य पूरा बदल जाएगा, तब आपको इमीडिएट असर दिखना। वो क्या है, आज के डेट में वो बोलता है या तो तुम मेरे साथ हो तुम मेरे साथ नहीं हो। पहले जैसा सिचुएशन नहीं है कि हम गुटनिरपेक्ष देश के सदस्य बन के पोजीशन का आनंद ले सकते हैं। हम तो फंस गए ना। ईरान एक ऐसा स्ट्रेटजिक लोकेशन हो गया हमारे लिए, पाकिस्तान और ईरान में बढ़ती नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए ईरान का हमारे साथ होना ज़रूरी है। इजराइल बिना शर्त के भारत के साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे में इजराइल के साथ भी हमें दोस्ती निभानी है, क्योंकि इजराइल ऐसा दोस्त है वो भारत के साथ दोस्ती की कोई शर्त नहीं लगाता है। और ईरान भी हमारा पुराना दोस्त है। ईरान पाकिस्तान में नहीं बढ़ती है, तो पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध संतुलन बनाने के लिए हमें ईरान के साथ अपना शांति संतुलन बना के रखना है। अब हम ईरान से भी नहीं, ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकते, इजराइल के खिलाफ भी नहीं जा सकते, और अमेरिका के लिए क्या है, अमेरिका की ईरान से नहीं बढ़ती है,
और ईरान से नहीं पड़ती है इसलिए उसको पाकिस्तान से दोस्ती करके रखनी है और भारत को अमेरिका से दोस्ती करके रखनी है। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते ये ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते पर डिपेंड हो गए हैं। तो हम जो है बड़ी, आप देखेंगे कि एक असमंजस की स्थिति में फंस गया है। वो प्रधानमंत्री के चेहरे से भी दिखता होगा कि जब दो दोस्त आपस में लड़ रहे हों और एक दोस्त हमारे दुश्मन का दुश्मन हो और वो हमारा दोस्त उस दुश्मन के लिए इसलिए साथ में खड़ा है कि उसका दुश्मन हमारा दोस्त है और पाकिस्तान का दुश्मन है। तो बड़ा ही मतलब विचित्र स्थिति बन गई। मतलब सिर्फ बाजार, रोजगार, जो अर्थव्यवस्था, सब उस पर ही असर नहीं होगा, बल्कि ये हमारी जो विदेश नीति है, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस में उस पर असर आएगा। विदेश हमारी शायद हो सकता है विदेश नीति पे फिर से पुनर्विचार करना पड़े। तो मतलब अमेरिका के युद्ध में आने से बहुत सी चीज़ें इसमें हो सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान एक अच्छे मित्र के रूप में उभर आए। अगर अमेरिका बोलता है कि हमें अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दीजिए, और दोनों से बोलता है, किसी कारण से मान लीजिए उसका एयरबेस नहीं ठीक काम किया अगर तो बोलेगा भाई अपना पठानकोट वाला एयरबेस दे दो, ये एयरबेस दे दो, और भारत ने मना कर दिया, करना ही पड़ेगा क्योंकि ईरान से तो ऐसे दुश्मनी तो भारत की है नहीं, तो फिर अमेरिका से हमारी दुश्मनी हो जाएगी। तो एक बहुत ही अमेरिका के युद्ध में अगर आता है तो बहुत ही विचित्र स्थिति आएगी। और इसका पीक जो है ना, मुझे ये जो 2025 जो है ना, 1941-45 में जो विश्व युद्ध की लड़ाई हुई थी ना, द्वितीय विश्व युद्ध, एकदम वैसा ही लग रहा है कि डायरेक्शन वैसे ही जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, तो कुछ ऐसा ना हो जाए। मतलब डायरेक्शन ऐसा ही जा रहा है, इसी पीक की तरफ जा रहा है। तो ये समय जो है हमको लगता है प्रार्थना का है, और इस प्रार्थना में मतलब ग्लोबल लेवल पे सबकी शांति के लिए हम प्रार्थना करें। युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से अमेरिका के कूदने के कारण वो पुराना सारा हिसाब करेगा। ईरान से आज से नहीं परेशान है वो, ईरान और अमेरिका का बहुत पुराना युद्ध चल रहा है। तो वो जो है मतलब बड़ा ही बुरा पल होगा दुनिया के लिए, क्योंकि अभी तक रसिया यूक्रेन में भी अमेरिका डायरेक्ट नहीं अटैक पार्टनरशिप किया है। तो बाहर से ये बहुत लंबे समय के बाद अमेरिका जो है आमने सामने की लड़ाई में आएगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। यानी भलाई से में सबके कि दोनों आपस में मान जाए, हाँ, या किसी तरह से युद्ध रुक जाए। युद्ध रुकना ही भलाई है। और कोई दूर बैठे भी उसमें झुलसेंगे जरूर अगर चलता रहा तो। कौन? हम लोग? हाँ, हम लोग झुलसेंगे। हम दूर कहाँ हैं? हम ईरान के भी नज़दीक हैं, हम इजराइल के भी नज़दीक हैं, हम दूर कहाँ हैं? और पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करना, इसलिए आसिफ मुनीर के साथ उन्होंने लंच किया। आसिफ मुनीर के साथ इसलिए लंच नहीं किया, वो तो स्ट्रेटेजिक लंच था उनका, स्ट्रेटेजिक लंच था उनका। तो वो तो उनको इस समय उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करना है, तो पहले खाना खिलाया फिर ज़मीन मांगेंगे। वो तो बिजनेस माइंडेड है ना। तो हम मतलब हम इस युद्ध से भाग ही नहीं सकते। इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम इसके पार्ट हैं इस युद्ध के। भले ही आज हमें महसूस बनना होगा, हिस्सा बनना होगा। नहीं, हिस्सा बनने में शायद भारत परहेज करेगा। भारत कभी भी जो है, इवन हम पाकिस्तान से भी युद्ध करने, हमने साफ बोला स्ट्राइक करने के बाद कि हमारा उद्देश्य जो है पाकिस्तानी आर्मी पे या पाकिस्तानी जनता पे। हम युद्ध, बुद्ध के देश हैं तो हम वैसे भी युद्ध पे जो है विश्वास नहीं करते हैं। हमको हमेशा प्रोवोक किया गया है, चाहे 65 का हो या आपका ये 99 का युद्ध। 71 में हमने युद्ध नहीं किया था। 71 में हमने वहाँ बांग्लादेश के डिमांड पे उनके सहयोग के लिए गए थे। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है या हमें ख़त्म करना है। वहाँ एक राष्ट्र का निर्माण हुआ और वहाँ के लोगों को ही हमने वो देश दे दिया। तो हम पाकिस्तान से युद्ध 71 में हम अपनी इच्छा से नहीं गए थे। वो वहाँ पे ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि वो वहाँ पे जाना पड़ा, और हमने फिर वहाँ पे जाके एक बेहतर, एक समझिए कि देश का निर्माण सोचा कि बेहतर देश का निर्माण कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को सही कर रहे हैं। तो भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता है। हाँ, लेकिन चाहे कहीं न कहीं वो तो आपका पड़ोसी का घर जलेगा तो आपका घर जलेगा ही जलेगा, और बुरे पड़ोसी मिल जाएंगे तो, और आपके पास चॉइस नहीं है घर बदलने का, तो आपको उस पड़ोसी को झेलना या पड़ोसी को बदलना है। दो ही चीज़ हो सकता है कि पड़ोसी को बदलते। भारत पाकिस्तान का मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान की समस्या का अंत उसका संपूर्ण विलय है। पड़ोसी की बात नहीं है ना। यहाँ तो मैं भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दूर हैं, हजारों मील दूर दो देश हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आग में हम भी कहीं ना कहीं झुलसेंगे। तब नहीं झुलसते जब हम ग्लोबली कनेक्ट नहीं होते। आज के दौर में हम ग्लोबली कनेक्ट हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि
जो अपना इंटरनेट का जो सी केबल है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र के नीचे, इस युद्ध से वो भी प्रभावित होगा। इंटरनेट पे तो किसी ने बातचीत ही नहीं की है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इंटरनेट पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पे आज के डेट में हवा से तो आप कनेक्ट नहीं है दुनिया से, सांस ले रहे हैं, बट इंटरनेट से पूरी दुनिया कनेक्ट है। अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन पूरे बंद हो जाएंगे, हवाई यात्राएं पूरी बंद हो जाएगी, ट्रेन चलना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे मोबाइल पे इंटरनेट है, पूरा बैंक इंटरनेट से चल रहा है। पेमेंट एक दूसरे को जाना बंद हो जाएगा, ट्रेन पूरी वो इंटरनेट से चल रही, हवाई जहाज पूरा माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम आपने देखा होगा, एक बार डाउन हुआ था तो हवाई जहाज बीच रास्ते में समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लैंड करे। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि ये रूस और यूक्रेन जैसी लड़ाई जो सालों से चल रही है, हम बेअसर हैं, वैसा नहीं वो तो जमीन के अगल बगल की लड़ाई है ना, इजराइल हमास वहाँ है तो वो नहीं है। ये इजराइल और ईरान मतलब कहीं ना कहीं पूरे विश्व युद्ध का एक अंदेशा है कि भाई अगर होगा तो सभी इसके कहीं ना कहीं। देखिए, रूस और यूक्रेन में ज़मीन की लड़ाई थी, उसको यूक्रेन की ज़मीन चाहिए थी और यूक्रेन बोल रहा था मुझे मैं संप्रभु राष्ट्र है तो मैं, वो लड़ाई थी। यहाँ तो एक दूसरे को ख़त्म करने की लड़ाई है। रूस की लड़ाई यूक्रेन को ख़त्म करने की नहीं थी कि यूक्रेनियन को हम ख़त्म कर दें, उसको यूक्रेन का ज़मीन चाहिए था। और यूक्रेन को रसिया से शिकायत थी, मेरी संप्रभुता को तुम क्यों छेड़ रहे हो, और नाटो में जाने का एक प्रश्न। यहाँ तो एक दूसरे को ख़त्म करने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई और लड़ाई में बहुत अंतर है, इसलिए बोल रहा हूँ ये लड़ाई में पर्सनल ईगो शामिल है। उस लड़ाई में पर्सनल ईगो बाद में आया था, इस लड़ाई में शुरू से ही पर्सनल ईगो। तो पर्सनल ईगो की लड़ाई तो एक्सट्रीम जाती है ना, क्योंकि फिर वहाँ तर्क विवेक दोनों खत्म हो जाते हैं, उसके बिना लड़ाई होती है। तो इसका अंत जो है अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा कि जल्दी से वो युद्ध खत्म हो जाए। तो आप एक अर्थशास्त्री हैं, विदेश नीति वगैरह ऐसा अगर हम छोड़ दें तो लोगों के लिए क्या आप ये एक सुझाव देंगे आम जनता के लिए कि क्या करें अभी? शेयर मार्केट में बहुत उतावला होकर निवेश नहीं करें, क्योंकि किधर जाएगा डायरेक्शन युद्ध का मालूम नहीं है। और निवेश अगर आपने किया है तो प्रॉफिट में है तो ऐसे तो राय नहीं देना चाहिए, बट मतलब एक अपने जो भी आपके एडवाइज़र हैं शेयर के, उनसे बातचीत करके एक जो है मतलब डिफेंसिव पोजीशन वाला आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले लीजिए। तो एक तो काम ये करिए। दूसरा, फालतू खर्च जो है ना, फालतू खर्च वो बंद कर दीजिए। तेल पेट्रोल का इस्तेमाल आप जितना कम से कम कर सकें उसकी कोशिश करिए। पर डे जो है अपने पेट्रोल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन उसको कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे, वो तो आम आदमी के बस में नहीं है ना। आम आदमी बाइक से तो चलता है, खेतों में ट्रैक्टर चलता है, कैसे जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया नहीं है। जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ऑनलाइन मीटिंग्स अगर हैं तो कोशिश करिए ऑनलाइन मीटिंग्स हो, पूलिंग करके जा सकते हो जाए। मतलब इस समय मतलब बच के चलना है। मतलब फालतू खर्च आप जहाँ कम कर सकते हो, आप टारगेट बनाइए कि मुझे महीने के 10-20% अपने खर्च में कमी करनी है, कमी कर लीजिए। 3 महीना 4 महीना, ये पोजीशन तो खैर अमेरिका का पार्टी बनेगा कि नहीं बनेगा 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा। इस 10-15 दिन तक, 1 महीने तक बचा, उसके बाद आप डिसाइड करिए। अभी बहुत जल्दीबाजी में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जैसे सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोना भी महंगा होगा बहुत ज़्यादा, अभी चांदी भी महंगी होगी, रियल इस्टेट भी महंगा होगा, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश के लिए अब जो पहले शेयर मार्केट में जा रहे थे, वो लोग सोचेंगे कि यार ऐसी चीज़ों में निवेश करो जो मतलब ठोस हो, असर नहीं, हाँ ठोस हो, नहीं पड़े इस तरह के होगा, ठोस हो। तो वो क्रिप्टो का भी मुझे लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो के पार्टनर तो सब युद्ध में उलझे हुए हैं। तो क्रिप्टो के मार्केट भी मुझे लगता है इसका असर। तो कुल मिलाकर पूरी स्थिति ही उलझी हुई है और विश्व ही एक तरह से उलझा हुआ है, रुक गया है, हाँ। रुक सा गया है। अच्छा, हाँ, रुक सा गया है एक तरीके। सब लोग वॉच कर रहे हैं इसका असर क्या होगा। इंटरनेट केबल पे असर हुआ तो पूरा दुनिया ही मतलब अल्टरनेट वेज ढूंढने में टाइम लग जाएगा, जब तक कि वो सैटेलाइट इंटरनेट नहीं आता पूरी तरीके से, तो दुनिया पे तो असर पड़ेगा ही। तो कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति पूरे विश्व के लिए और हम सब के लिए, सभी के लिए, भले ही भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दूर देश में हजारों मील दूर ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर अमेरिका उसमें कूद जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका असर बहुत ही व्यापक होगा पूरे विश्व के लिए। तो उम्मीद यही करें कि दोनों को सद्बुद्धि मिले, युद्ध आगे न बढ़े, और अगर बढ़ता भी है तो हम धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें। सही कहा। इस समय बहुत उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोशल मीडिया में इसके पक्ष में उसके पक्ष में लिखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि दोनों देश लंबे समय के लिए से हमारे मित्र रहे हैं। दोनों में उनका अपने इशूज हैं, अपने इशूज के कारण लड़ रहे हैं, दोनों अपनी जगह पे अपनी बातों को सही ठहरा रहे हैं। तो हम यहाँ से बैठ के प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दोनों देश जो है लड़ाई लड़ना बंद करें और विश्व में शांति हो, जो अपना गायत्री परिवार का एक वो है, हमेशा बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व में शांति हो, तो ये सारी चीज़ें हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमने इस बार चर्चा की ईरान इजराइल युद्ध पर, आगे भी ऐसे सामयिक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे अलग अलग जानकारों से। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।